नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा पर। तो आज के सेशन में हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 7 बॉक्स सी डी ई एम एन और पी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। जैसा कि क्रम आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्वेश्चन में कहा गया कि आवश्यक नहीं है सभी इसी क्रम में हो। ओ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। ओ और ई के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। पी को ओ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। केवल एम को ई और डी के बीच रखा गया है। सी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। तो आपसे पूछा गया है पी और सी के बीच कितने बॉक्स हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर 7 बॉक्स का एक क्रम को ड्रॉ कर लेते हैं कि 7 बॉक्स मैंने रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां। देखिए, आपको कहा गया कि सातों बॉक्स एक दूसरे के ऊपर है, तो कुछ इस तरह से रहे होंगे सातों बॉक्स। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन दी गई है आपको कि ओ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, कि जो ओ है वो नीचे से दूसरे स्थान पर है। अब नीचे से दूसरे स्थान पर ओ इधर आ जाएगा। इसके बाद कहा गया है ओ और ई के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। ओ और ई के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, तो ई को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां से ओ और ई के बीच 3 बॉक्स आए। तो देखिए यहाँ पर ओ और ई के बीच 3 बॉक्स ही हैं, ठीक है। आगे कहा गया है पी को ओ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। अब पी जो है वो ओ के नीचे है, तो यहाँ पर डेफिनेट पी आपका इधर आ जाएगा। इसके बाद कहा है क्वेश्चन में केवल एम जो है ई और डी के बीच में रखा गया है। केवल एम जो है ई और डी के बीच में रखा गया। तो देखिए, अगर हम एम को इधर रखेंगे तो डी ऊपर नहीं आएगा, तो डेफिनेट एम को हमें ई के नीचे रखना पड़ेगा और डी आपका इधर आ जाएगा। तभी तो ये सेंटेंस सेटिस्फाइड होगा कि एम जो है वो ई और डी के बीच में है। इसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में कि सी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। तो सी जो है वो ई के ऊपर है, तो सी इधर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है सी और पी के बीच कितने बॉक्स हैं। टोटल 7 बॉक्स थे। बीच की बात कर रहा है सी और पी के, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो सी और पी के बीच कितने बॉक्स हैं, 5 है। अब यहाँ पर एक प्लेस बच गया, तो एक लेटर भी आपका बचा हुआ है एन, तो यहाँ पर डेफिनेट आपका एन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि पी और सी के बीच केवल 5 बॉक्स रखे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष का। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं कि कुछ पौधे वृक्ष हैं, तो इसको बनाते हैं वेन डायग्राम से। तो यहाँ पर एक हम सर्किल बनाते हैं पौधे का। ये सपोज दैट पौधे हो गए आपके। इसमें कहा गया है कि कुछ पौधे क्या हैं आपके, वृक्ष हैं। तो यहाँ पर हमने पौधे का कुछ हिस्सा वृक्ष में ले लिया है। कुछ पौधे वृक्ष हो गए। दूसरा कथन दिया गया है कि कुछ वृक्ष घास हैं। अब वृक्ष का कुछ हिस्सा क्या है, घास है। तो यहाँ पर हमने वृक्ष का कुछ हिस्सा घास ले लिया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि पौधे का कुछ हिस्सा वृक्ष के पास चला गया और वृक्ष का कुछ हिस्सा घास के पास चला गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। आपको यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं कि कुछ पौधे घास हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है क्या कुछ पौधे घास हैं, तो आप देख पा रहे हैं पौधे और घास का आपस में कोई संबंध नहीं है। घास आपकी यहाँ तक है और पौधे यहाँ तक है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस रीजन से पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ वृक्ष पौधे हैं। देखिए, कुछ वृक्ष का हिस्सा पौधे के पास है, ये वृक्ष का हिस्सा है और ये पौधे का है। तो आप कह सकते हैं हाँ कुछ वृक्ष पौधे हैं। तो ऑप्शन निष्कर्ष का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि भाग और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। परस्पर बदलने का मतलब होता है आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तथा इंटू और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा है
कि प्लस की जगह इंटू रखना है और इंटू की जगह प्लस रखना है, तभी परस्पर चेंज होंगे। तो यहाँ पर इंटू है तो इंटू की जगह हम प्लस कर देंगे, भाग की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह भाग रखना है, इंटू की जगह प्लस और प्लस की जगह इंटू और इंटू की जगह आपको प्लस, भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह भाग आपको प्लेस करना है और इंटू की जगह प्लस। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब इस इक्वेशन को हम फिर लिख लेते हैं। 93 प्लस 9 माइनस 9 डिवाइडेड 3 प्लस 8 इंटू 23 प्लस 6 माइनस 3 डिवाइड 3 प्लस 2। अब बॉड मास आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से 3 डिवाइड होगा 1 टाइम्स, 3 से 9 डिवाइड होगा 3 टाइम्स। अब यहाँ पर क्या बचा, 93 प्लस 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस 8 3 जा 24 की 4 2 और 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा प्लस के 2। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 7 को 93 में जोड़ेंगे तो 100 आ गया, 184 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 190 और 100 प्लस 190 आपका कितना आ जाएगा 290। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन है मनीष बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। चलिए क्वेश्चन को हम बनाते चलते हैं। मनीष है वो बिंदु ए पर खड़ा हुआ है, सपोज दैट बिंदु ए है, ए से ड्राइव करना शुरू करता है पूरब की ओर। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ऑन द पेपर दिशा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका पूरब कहलाता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ हमेशा आपका उत्तर रहेगा और नीचे की तरह आपका दक्षिण रहेगा। ऑन द पेपर दिशाओं को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कहा गया है कि ए बिंदु ए से मनीष ड्राइव करता पूरब की ओर, तो पूरब आपका सामने की तरफ रहेगा, तो 9 किलोमीटर चला मनीष। इसके बाद वह दाएं मुड़ता, आप सभी लोग जानते हैं दाएं मुड़ने पर हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेना पड़ता है। तो यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह दाएं मुड़ा और कितना चला 2 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। इस पॉइंट से वह दोबारा दाएं मुड़ता और 4 चलता है, तो यहाँ से मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद कह रहा है वह फिर दो दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। इस पॉइंट से वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाएं मुड़ा, अब वह यहाँ आ गया और दूरी कवर की उसने 11 किलोमीटर। इसके बाद वह अंत में बाएं मुड़ता है, इस पॉइंट से वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये बिंदु पी आ गया है। अब इसमें पूछा गया है बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए। अब बिंदु पी से उसे वापस बिंदु ए पर जाना है, पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका बिंदु पी पे वो रुकता है, आपको बिंदु ए पर जाना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी 11 किलोमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आप देख रहे हैं 2 किलोमीटर है। तो 11 में से यदि हम 2 घटा दें तो आपको ये डिस्टेंस पता नहीं चल जाएगी। तो 11 में से 2 जाएगा 9 किलोमीटर और बिंदु P से उसे A की तरफ बढ़ना है। तो आपको मैंने अभी बताया ऊपर से नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती, तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर उसे मुड़ना पड़ेगा। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो असंगत है। कहने का मतलब 3 ऑप्शन किसी लॉजिक के हिसाब से एक समूह का निर्माण करेंगे, बल्कि एक 4 में से एक कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका NQM। तो जब भी अल्फ़ा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को लिख लेना है। तो यहाँ पर n की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14,
17 और 13। अब यहाँ पर अगर लॉजिक आप फाइंड आउट करेंगे तो 14 से हुआ 17, इट मीन्स 3 हमने ऐड किया और 17 से हो गया 13 माइनस 4 किया। इसके बाद अगले को हम लॉजिक देखते हैं, क्या हमारा ये लॉजिक इस ऑप्शन पे सेट हो रहा है। एस आता है 19 पर, वी आता है 22 पे और आर आता है 18 पे। तो यहाँ पर देखिए एस से हमने वी बनाया, 19 में से हमने 3 जोड़ा, 19 में 3 जोड़ा तो 22 हो गया, और 22 में से हमने 4 माइनस किया तो हमें 18 मिला। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या बन रहा है, +3 और -4। अब बाकी दो ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। जिस भी ऑप्शन में ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू होती है 11, n होता है 14 पे और j होता है 10 पे। अब 11 में हम 3 जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 14 बन रहा है, और 14 में से हम -4 करेंगे 10 बन रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, बहुत ही आसान सी सीरीज नज़र आ रही है कि 10 में हमने 3 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में हमने 9 जोड़ा 28 और 28 में 12 जोड़ दिया 40। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक स्टेज पर 3 ऐड हो रहा है, 3 6 3 9। अब इसके बाद 40 में हम कितना जोड़ दें, तो 12 में 3 जोड़ने में मिलेगा 15, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है FORM को कोड किया गया 4629 में और RISE को कोड किया गया 1395 में। अब आपसे पूछा है कि R के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, R का आपको कूट निकालना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, पहले वाले में R कॉमन है, दूसरे वाले में भी क्या है, R कॉमन है। अब नंबर में देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे 9 इधर भी 9 इधर भी। इट मीन्स R के लिए कूट क्या हो गया 9। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 3 अंकों की 5 संख्या दी गई, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई। इसके बाद कहा गया है कि उदाहरण के लिए 697 में पहला अंक आपका 6, कहने का मतलब पहला अंक ये कहलाएगा, दूसरा और ये तीसरा अंक। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यदि सबसे बड़ी संख्या, तो इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 408 सबसे बड़ी संख्या हो गई, 408 सबसे बड़ी संख्या हो गई। कि तीसरे अंक, तो इस संख्या का तीसरा अंक क्या होगा, 8 होगा, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि पहला अंक आपका पहला अंक कहलाएगा, दूसरा अंक दूसरा और तीसरा अंक तीसरा। तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक क्या हो गया 8। इसके बाद कहा गया है सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 106, 106 का तीसरे अंक को जोड़ा जाए, इसका भी तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को आपस में जोड़ा जाए, 8 + 6 = 14। तो परिणाम क्या होगा, तो 8 6 को जोड़ने पे क्या मिला 14। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में भी आपको संगत और असंगत को पहचानना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ये पता करना है कौन से 3 ऑप्शन संगत हैं और एक ऑप्शन कौन सा है जो असंगत है। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, वही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। Q आता है 17 पे, G 7 पे, W 23 पे और D 4 पे। अब यहाँ पे लॉजिक आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो आप कहेंगे 17 में हमने 6 जोड़ा 23 बना, और 7 में से हमने -3 किया 4 मिला, -3। तो यहाँ पर लॉजिक क्या मिल रहा, +6 और -3 का। अब देखते हैं क्या ये दूसरा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपका KAQX, K 11 1 17 और 24। अब देखिए
11 में हमने 6 जोड़ा, हमें 17 मिल गया, और 1 में से हमने 3 घटाया तो क्या मिल गया, x मिल गया। ठीक है, 3 घटाया क्या मिल गया, x मिल गया। तो हमें यहाँ से लॉजिक पता चल गया कि एक बार हमको 6 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। ठीक है, अब देख लीजिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, डी एस जे ओ को, डी की वैल्यू होती है 4, एस 19, जे 10, ओ 15। अब देखिए 4 में हमने 6 जोड़ा 10 मिला, क्या 19 में से 3 घटाने पे 15 मिल रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, 19 में से 3 घटाएंगे 16 मिलेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ को हमें चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि फोर्थ ऑलरेडी इस लॉजिक को फॉलो करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी जे के एल एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पजल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गोल मेज बनाते हैं। गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति हैं टोटल, 3 3 6 1 7। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एल के बाएं से गिनने पर ए और एल के बीच केवल एक व्यक्ति है। देखिए इस तरह की पजल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि क्वेश्चन को हम वहाँ से बनाना शुरू करेंगे जहाँ से हमें स्पष्ट जानकारी मिलेगी। जैसा कि पहला स्टेटमेंट पढ़ने पर हमें कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं पता चल रही कि ए और एल के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस को हम आगे पढ़ते हैं, के जे के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पर हमें एक सटीक जानकारी मिल रही है कि के जो है वो जे के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो क्वेश्चन को हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। और इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि पहले व्यक्ति को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, आपके क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें कहा गया के जो है वो जे के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर जे को बैठाता हूँ, और जे का दाएं कहाँ होता है आप सभी जानते हैं, जे का दाएं इस तरफ होगा। जे के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन में है कि सी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर। अब देखिए अभी हमने जे और के को बैठाया है, तो क्या सी और बी जे और के से रिलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस सेंटेंस को अभी हम स्किप कर देंगे। अब हम उस सेंटेंस को पकड़ेंगे जहां से के या जे दोनों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन हमें मिले। तो आगे स्टेटमेंट में कहा गया है कि के सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। जो के है वो सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सी को ऐसी जगह बैठाइए जहां उसके दाएं के आ जाए। यदि हम सी को इधर बैठाते हैं तो सी का दायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो सी के दाएं कौन आ गया पड़ोस में, के आ गया। जैसा कि आपको स्टेटमेंट में गिवन था कि के सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, के सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। इतनी बात सभी को समझ में आई। इसके बाद कहा गया है कि डी जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं बनेगा। इट मीन्स सी आपका यहाँ किसी भी कंडीशन पर नहीं बैठ सकता, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम क्वेश्चन को कहाँ से बनाएंगे, जो मैंने सेंटेंस छोड़ा हुआ था कि सी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर। अब देखिए जो सी है वो बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो बी को ऐसी जगह पर बैठाइए जहां से सी की पोजीशन बी के बाएं तीसरे स्थान पर आ जाए। अब देखिए बी को कहां पर बैठा दें, अगर बी को हम सपोज दैट इधर बैठाते हैं तो बी का बाएं कहाँ होगा, बी का बाएं ऊपर होगा, ये लेफ्ट होगा बी का, और बी का ये राइट होगा। तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, सी जो है वो बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा। तो ये हमारा सेंटेंस सेटिस्फाइड हो रहा है कि सी जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब डी यहाँ बैठ नहीं सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब या तो डी आपका इधर बैठेगा या डी इधर बैठेगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए जो मैंने स्किप किया था कि एल के बाएं। अब एल को ऐसी जगह पर बैठाना है जिसके बाएं गिनने पर ए और एल के बीच केवल एक व्यक्ति हो। एल के बाएं गिनने पर ए और एल के बीच केवल एक व्यक्ति हो। अब देखिए यदि हम एल को इधर बैठाते हैं, ठीक है, तो एल का ये दायां सिरा होगा राइट, और एल का ये लेफ्ट हिस्सा होगा। तो
तो एल के बाएं गिनने पर ए और एल के बीच केवल एक व्यक्ति हो, तो इट मीन्स ए इधर रख दिया जाए, तो ए के बाएं गिनने पर ए और एल के बीच एक व्यक्ति आ रहा, जे हमारा सेंटेंस सेटिस्फाइड हो रहा है। और डी यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ से हम डी को हटा देते हैं, तो यहाँ डी आएगा नहीं, तो डी अब कहाँ आ जाएगा, तो आप कहेंगे डी के लिए एक ही प्लेस बचा हुआ है, वो है, तो डी आ जाएगा इधर। अब हमारे सातों व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डी के दाएं से गिनने पर, अब डी का यदि मुंह इस तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो डी का दायां और बायां कहाँ होगा। यदि डी का मुंह दक्षिण की तरफ है, तो डी का जो दायां होगा ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया डी के दाएं गिनने पर डी और एल के बीच कितने व्यक्ति हैं। एल कहाँ पर है, इधर है। अब दाएं गिनते हैं, 1 2 3, तो डी और एल के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 3 1 7 4 6 5 8 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ना है तथा प्रत्येक सम से 2 घटाना है, तो सबसे पहले इतना काम कर लेते हैं, जितने भी विषम संख्या उसमें 1 जोड़ देना। 3 एक विषम संख्या, तो उसमें 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 4। एक विषम संख्या, इसमें 1 जोड़ेंगे, हो गया 2, इसमें 1 जोड़ेंगे 8, और सम में से 2 घटाना है, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि 5 एक विषम संख्या, ये हो गया 6, 8 में से 2 घटाएंगे, आ गया 6। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से आपको नई संख्या मिल गई 4 2 8 2 4 6 6। तो इसमें पूछा गया है, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो देखिए कितने अंक हैं जो 1 से अधिक बार आया है, तो एक तो 4 आया है 1 से अधिक बार, एक 2 आया है, और एक 6 आया हुआ है। तो टोटल अंक कितने हो गए, 3 अंक हो गए जो 1 से अधिक बार आए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 3 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या और ठीक बाद में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या सभी लोग जानते हैं, जैसे कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और जिसके बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखिए इसके पहले एक कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसके पहले भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अब आते हैं इस पे, डॉलर के पहले क्या है 9, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। डॉलर के बाद क्या है 4, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार एंड पे देखते हैं, एंड के पहले है 4 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और एंड के बाद है 9 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितने प्रतीक हमें ऐसे मिले, 2 प्रतीक ऐसे मिले जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या है और जिनके बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति एक्स बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है। सपोज दैट ए बिंदु ए है, यहाँ पर व्यक्ति एक्स है, बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और यहाँ से वह फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ से वह कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह फिर दाएं मुड़ता है और कितनी दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। इस पॉइंट से वह फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना करता है, 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ से वह फिर दाएं मुड़ता है और कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। और वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है। 1 मिनट, यहाँ को मैं ए को हटा दूँ, ए को मैं कर दे रहा हूँ इस तरफ। और अंतिम बार वह
अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सपोज दैट ए उसने चली है 1 किलोमीटर की दूरी और बिंदु बी पर रुक जाता है। ये पॉइंट कौन सा है? बिंदु बी। अब आपसे पूछा है बिंदु ए तक फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। बिंदु बी से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी कितनी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब देखिए, बी से ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी है। दिशा तो आपको पता है, इस पॉइंट से अगर व्यक्ति इस तरफ बढ़ रहा है तो किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। अब दूरी कितनी कवर करेगा? अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 5, और ये पूरी दूरी कितनी है? 7। तो यदि हम इतनी दूरी पता करना चाहें, यहाँ तक 5 है, ये भी 5 हो जाएगी, तो ये कितनी बचेगी? 2 बचेगी। अगर ये 2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी 2 होगी, तो 1 उसने कवर कर ली, तो ये दूरी कितनी बच गई? 1। तो 1 किलोमीटर पूरब की ओर वह चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग और इंटू को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए, माइनस की जगह प्लस करना है, भाग की जगह इंटू, प्लस की जगह माइनस और इंटू की जगह भाग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि मैं फ्रेश नोट करूँ तो 38 प्लस के 8 इंटू 2 माइनस 16 डिवाइडेड 8। तो यदि हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 दूनी 16 बचा और ये हो गया 16। तो यहाँ पर आ गया 38 प्लस के 16 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 38 प्लस के 14, और 14 और 38 जोड़ेंगे तो 8 4 12 की, तो हंस लगाई 4 1 5 52। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीरीज का कि 271, 216, 172, 139, 117 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन सीरीज से आता है तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल आप अप्लाई करके देख लिया करिए। तो देखिए, 271 से 216 के लिए हमें कितना इसमें से घटाना पड़ेगा? तो 271 से यदि हम 55 घटा दें तो आपको 216 मिल जाएगा। 6 5 11, 6 और 1 7, हाँ 216। अब 216 से 272 के लिए हम यदि हम माइनस के 44 कर दें तो 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 7 1, ठीक है। तो हमें लॉजिक क्या पता चल रहा है कि 55 44 यहाँ पर 33 आ जाएगा और यहाँ पर 22, अगला क्या आ जाएगा 11। तो 117 में से यदि हम 11 को माइनस कर दें तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 106। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 90, 87, 83, 78 और 72 बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो 90 में से कितना घटा दें कि 87 मिल जाए? तो आप कहेंगे 3। 87 से कितना घटा दें? आपको 83 मिलेगा, तो आप कहेंगे 4। और 83 से कितना घटा दें? 78 मिल जाए 5। इट मीन्स 3 4 5 6। इसके बाद क्या घटाना पड़ेगा? 7। तो 72 में से 7 जाएगा तो 65। ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करण अपनी कक्षा में शीर्ष से 27वें स्थान पर है। कोई करण है जो अपनी कक्षा में शीर्ष से 27वें स्थान पर है और नीचे से 16वें स्थान पर है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 27 प्लस के 16, 7 6 13, 3 1 4 43। इसमें से एक माइनस कर दीजिए, 43 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर सी का भाई है, सी ए की बहन है। सी जो है वो ए की बहन है। यहाँ पर मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूँगा मेल को और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल को। क्लियर? चलिए, सी ए की बहन है,
ए जी का पिता है, ए जो है वो किसका पिता है, जी का पिता है। जी एच का पुत्र है, जी जो है वो किसका पुत्र है, एच का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर जी ए का भी पुत्र है, एच का पुत्र, इट मीन्स ए और एच क्या है, आपस में पति पत्नी का रिलेशन होगा इन दोनों के बीच, तभी तो जी ए का भी पुत्र बन रहा है और एच का भी पुत्र बन रहा है। अब आपसे पूछा है कि आर का एच से क्या संबंध है, यहाँ हमें आर के बारे में बताना है कि आर जो है वो एच का क्या लगता है। अब देखिए आर जो है एच का क्या लगता है, एच के पति का भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो असंगत है और 3 संगत हैं। तो देखिए पहला लिखते हैं एम क्यू पी और टी। तो यहाँ पर एम की प्लेस वैल्यू है 13, क्यू है 17, पी है 16 और टी है 20। अब यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि कैसे ये युग्म एक दूसरे से किस लॉजिक पर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए m से 16 बना रहे हैं तो 13 + 3 करेंगे 16 और 17 + 3 करेंगे 20। तो लॉजिक हमें क्या पता चल रहा है कि 3 + 3 हमें करना है। क्या ये लॉजिक हमारा बाकी सभी में फॉलो हो रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर n की प्लेस वैल्यू है 14, 14 18, ओ आपका आ गया 15, u 21 पे। तो देखिए 3 जोड़ने पर 14 में हमने 3 जोड़ा, ओ 15 नहीं बना रहा है। चलिए ई और आई पे चेक करते हैं। ई की है 5, आई की है 9, एच 8 और 12। तो 5 में 3 जोड़ा 8, 9 में 3 जोड़ा 12, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं 9, 13, 12 और 16। 9 में 3 जोड़ा 12 आ रहा, 13 में 3 जोड़ा 16, इट मीन्स इस पे भी लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो एन आर ओ और यू जो एक असंगत युग्म है। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है TG21 और OE4। इसके बाद कहा गया कि LE18 GC1। अब यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कि किस लॉजिक पर ये बने हुए हैं, और आपसे पूछा गया है कि T26 का संबंध निम्नलिखित में से इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ है। अब देखिए लॉजिक को अप्लाई करते हैं। T की प्लेस वैल्यू 20 है, G की 7 है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 27 ये, और ये आ गया आपका 15 और 5। अब देखिए तो लॉजिक देखेंगे, हमने 20 से 15 बनाया, -5 किया और 7 में से 2 घटाया तो हमें क्या मिला, 5। ठीक, और यहाँ से 21 में से कितना लेस करेंगे, 21 में से 70 लेस किया तो क्या आ गया, 14। तो हमें लॉजिक क्या मिला, -5, -2 और -17। क्लियर है। अब देखिए कौन सा, क्या इस लॉजिक को ये वाला भी युग्म फॉलो कर रहा है, चेक कर लेते हैं। 12, 5, 7 और 3। तो 12 में से हमने 5 घटाया, 7 बन गया। 5 में से 2 घटाया, 3 बन गया। 18 में से 17 घटाया, 1 आ गया। लॉजिक यहाँ पर भी फॉलो हो रहा, -5, -2 और -70। लॉजिक हमें पता चल गया। अब हमें किसका युग्म बताना है, RT26। अब देखिए 18, 20, 18 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13, और 20 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 18। तो 13 पे आता है M, 18 पे आता है R। MR के नाम से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, MR 9। और यहाँ पर 26 में से यदि हम 17 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 9। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका A25D E36H, यहाँ पर आई कर लीजिए, ये आई है, I49L M64P। चलिए इसमें लॉजिक ढूंढते हैं, क्या लॉजिक से इस क्वेश्चन में अगला स्टेप आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए प्लेस वैल्यू नोट कर लीजिए, जैसा कि मैं पहले बताते आ रहा हूँ, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 और 16। या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, 6 का, 7 का, 8 का, इसका मतलब 9 का, 81 आएगा। लेकिन हर एक ऑप्शन में 81 दिया हुआ है, इसका मतलब इससे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
तो देखिए क्या है, 4 के बाद 5 बना, एक जोड़ा है, 8 से 9 बना, एक जोड़ा है, 12 से 13 और तो 16 से क्या बनेगा 17। 17 पे क्या आ जाएगा क्यू, क्यू से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NOPE को कूट किया गया है 6712 से, इसी प्रकार NOTE को कूट किया गया है 2178 से। आपसे पूछा गया है कि टी के लिए कूट क्या होगा। चलिए इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर N O और E जो ऊपर भी कॉमन है और N O और E नीचे भी कॉमन है। इसी प्रकार नंबर में क्या कॉमन है, आप कहेंगे 712 712, दोनों जगह कॉमन है। अब ऊपर कौन सा लेटर बचा हुआ है, तो आप कहेंगे ऊपर लेटर बचा हुआ है P और नीचे वाले वर्ड में कौन सा लेटर बचा हुआ है T। तो P के लिए यहाँ कोट हो जाएगा 6 और यहाँ T के लिए कोट हो जाएगा 8। तो आपसे पूछा है T के लिए कूट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है RBNE का संबंध VXRA से है, इसी प्रकार ZTVW का संबंध DPZS से है। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए, 18 2 14 5, 22 24 18 1, 26 20 22 23 4 16 26, ऐसे यहाँ पर हाँ 19। अब आपसे पूछा गया है कि HLDA का O का संबंध बताइए। अब देखिए लॉजिक लगा लीजिए इसमें। R से हमने 22 बनाया, V बनाया, 18 में कितना जोड़ दिया 4। अब 2 से X बनाया, तो 2 से X बनाने के लिए हमने क्या किया, -4 कर दिया। ठीक है, -4 किया तो हमें B मिल जाएगा। इसके बाद गौर से देखिए 14 से 18 +4 और E से 1 बनाया तो -4। तो हमें लॉजिक क्या मिलकर आ गया, +4 एक बार करना, एक बार -4, +4 और -4। ये आपका लॉजिक हमें पता चल गया। क्या ये लॉजिक इस पे भी फॉलो हो रहा है। 26 में हमने 4 जोड़ा 30 और 30 पे क्या आ जाता है D। 20 में से 4 घटाया 16 आ गया, +4 -4, +4 किया 26 आ गया और 23 में से 4 घटाया 19 आ गया। लॉजिक हमें पता चल गया कि एक बार 4 जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है फिर घटाना है। तो 8 12 4 15, ठीक है। +4 किया 8 4 12 आ गया, -4 किया 8 बचा, +4 किया 8 आ गया और -4 किया 11 आ गया। तो 12 पे आता है आपका LHHK। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा LHHK। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से CFJP का संबंध FINT से है, ठीक है। उसी प्रकार ORZF का संबंध RUDJ से है। अब लॉजिक देख लीजिए। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 3 6 10 16 6 9 14 20। अब देखिए 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 3 जोड़ा 9 आ गया, 10 में 4 जोड़ा 14 हो गया, 16 में 4 जोड़ा 20 हो गया। लॉजिक क्या पता चला हमें, +3 +3 +4 +4। ये लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं 15 18 26 6 18 21 4 10। 15 में 3 जोड़ा 18 मिल गया, 18 में 3 जोड़ा 21 मिल गया, 26 में हमने 4 जोड़ा 30 D मिल गया और 6 में 4 10। लॉजिक सेम है। अब आपको किसका संबंध बताना है, XALR का।
x की वैल्यू होती है 24, एक की 1, l की 12, r की 18। इसमें हमने 3 जोड़ना है, 24 में 3 जोड़ा 27, तो 27 पे क्या आ जाएगा a। इसमें हमें फिर से 3 जोड़ना है, तो एक में 3 जोड़ा 4 पे आ गया d। 12 में से 4 जोड़ना है, 12 4 16, 16 पे क्या आ जाता है आपका p, और 18 में 4 22, 22 पे आ जाता है b, a d p v। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WDK 84, BIP 79, GNU 74। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सीरीज का। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 84 से 79 बना, तो इट मीन्स -5 किया। 79 से 74 -5, 74 से 69 -5, और 69 से फिर हमने -5 किया, 64 मिला। 64 से -5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 59। अब प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि दो ऑप्शन में 59 है, तो इसका मतलब हमें अल्फ़ाबेट को भी लेकर चलना पड़ेगा। चलिए प्लेस वैल्यू रख लेते हैं 23, 4 और 11, 2 9 16, 7 14 21, 12 19 26, 17 24 5। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, सिंपल है। देखिए किसी भी एक लेटर को पकड़ लीजिए, यहाँ पर दिया है 4, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 4, बीच वाले लेटर की मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट की। WDK है तो बीच वाला अल्फ़ाबेट क्या है, D। यहाँ पर है I, यहाँ पर है N, S और X। अब देखिए 4 से बनाया 9, इट मीन्स +5 किया। 9 से बनाया 14 +5, 14 से बनाया 19 +5, और 19 से बनाया 24 +5, और 24 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29। और 29 पे क्या बनेगा, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 पे क्या बनेगा C। तो देखिए अब यहाँ पर समस्या ये भी है कि C 59 के पहले भी C है, इधर भी C है और इधर भी C है। अब फर्स्ट हमें क्लियर करना है। देखिए WVG7, देखिए ऐसे देख लीजिए, इसको यहाँ से पकड़ते हैं। 2 में हमने 5 जोड़ा, 2 में 5 जोड़ा 7 बन गया, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 7 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ा 22, 22 पे क्या आता है V। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा VCJ 59। बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 3 6 7 1 5 4 2 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों की स्थिति मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहेगी। तो संख्या लिख लीजिए 3 6 7 1 9 5 4 2। अब इसको लिखना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9। अब बताइए इसमें से कितने अंकों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रही हो। तो देखिए कोई सा भी ऐसा अंक नहीं है जिसकी पोजीशन चेंज ना हुई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक भी अंक ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही हो। बात सभी को समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले सेट के साथ। धन्यवाद।